हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी में। और हम पढ़ रहे हैं एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है एनएचएम के थ्रू, तो आज हम उसकी तैयारी करेंगे। सॉरी, उसकी तैयारी करेंगे। और हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जो भी एनएचएम के अंदर यूपी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 52-53 बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए क्लास करने के लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और आपको बहुत पढ़ना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एनएचएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जरूर जरूर आ सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है 11th एंड 15th। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। चैप्टर 11th एंड 15th हम पढ़ेंगे आज, तो जो कि है हेवी मेटल पॉइजनिंग एंड ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेवी मेटल पॉइजनिंग और ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। चैप्टर कहना चाह रहा है कि अगर जो हेवी मेटल्स हैं, अगर हेवी मेटल्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं, या हेवी मेटल्स का एक्सपोजर हमारी बॉडी में किसी भी कारण की वजह से होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हेवी मेटल है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और जब हेवी मेटल की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हेवी मेटल पॉइजनिंग कॉज होती है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि मैगी एक टाइम पे बैन हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके अंदर एक मेटल पाया गया था, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी कॉज कर रहा था। अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मेटल था जिसकी वजह से मैगी में बैन लगा था। ठीक है, मैं अभी देख लूंगी और अगर नहीं पता होगा तो उसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी, आप पूछ सकते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो कि डायरेक्ट कहाँ एक्ट कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बाइंड कर रही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे वॉमिटिंग इंड्यूसर हो, अगर अल्सर जैसी कंडीशन है, एसिडिक बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम ड्रग देते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हैवी मेटल किसे बोला जाता है? सबसे पहले मैं पेन ले लेती हूँ। हैवी मेटल हम किसे बोलते हैं नॉर्मली? हैवी मेटल का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जिनकी क्या होती है, जिन मेटल्स के डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसकी, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल ऑफ हैवी मेटल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स के हम एग्जाम्पल देने हैं। ऐसे हैवी मेटल्स, कौन से हैवी मेटल जिनके जिनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, जिनका मास बहुत ज्यादा है, जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे हैवी मेटल्स जिनकी पॉइजनिंग हमारी बॉडी में कॉज हो सकती है। तो इसमें क्या है, हैवी मेटल्स ऑफ एग्जांपल ऑफ हैवी मेटल में कैडमियम, लेड, मरकरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, आप सोच के बताइए। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों ऑल ऑफ दीज? क्योंकि कैडमियम भी एक हैवी मेटल है। ठीक है, क्योंकि कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 48। अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो आपको निकालना आना चाहिए एटॉमिक मास जस्ट डबल के आसपास हम कह सकते हैं। लेड का एटॉमिक नंबर 82। ठीक है, मरकरी का 80। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका क्या है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। तो इनकी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। जब इनकी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो हमें अपनी बॉडी से क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है किसी भी तरीके से। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज कंफर्म्ड। अब जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो कंफर्म्ड है, क्या है वो? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट्स या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज कंफर्म्ड, कि ऐसा कंफर्म हुआ है कि इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, अभी बताऊंगी इनऑर्गेनिक और
ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो कंफर्म्ड क्या है, एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, एक म्यूटाजेनिक है। म्यूटाजेनिक मतलब सडन चेंज, हमारे डीएनए में क्या होता है एकदम से चेंज आता है हमारे जैसे अगर हम बात करें कि हम जो इंसान है वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। हमारे कभी पूंछ हुआ करती थी, हमारे हाथ में छिपकली के जैसे हाथ में एक लेयर हुआ करती थी, है ना, फिंगर्स की, ये जो दो फिंगर्स होती हैं यहाँ पे इस तरीके से जो बंधी होती है आपस में, इस तरीके का कुछ होता था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ गया है, एक धीरे धीरे हट गया है। लेकिन म्यूटाजन का मतलब होता है सडन चेंज, कि एकदम से आज की आज एकदम बदल गई चीजें, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो जीन में एकदम से वेरिएशन, एकदम से चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं म्यूटाजेनिक। तो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक क्या है, म्यूटाजेनिक है, या फिर बोथ ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो सेकंड का आंसर है ए। जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो क्या है, कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन का मतलब है ऐसे एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है नॉर्मली हमें कहाँ मिलता है, ये जो नेचुरल चीजें होती हैं जैसे कि माइनिंग चल रही है ना, माइन अगर बहुत सारे लोग कोई माइनिंग कर रहे हैं तो वहां पे अगर आर्सेनिक है तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वहां पर आर्सेनिक होगा तो उन्हें मे बी कॉज हो सकता है कैंसर। ठीक है, सॉइल में हमें मिलता है, ये ग्राउंड वाटर में हमें मिलता है। ठीक है, और नॉर्मली जो ऑर्गेनिक आर्सेनिक की अगर बात हो रही है, फिर ऑर्गेनिक हैवी मेटल्स की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक आर्सेनिक कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे, अगर हम बहुत ज्यादा फिश में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक आर्सेनिक, जो शेल फिश होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है सेकंड का ए, कार्सिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नन सिम्टम या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैग्नन सिंड्रोम है, आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स विद विच पॉइजनिंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जिस जो कि क्या कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस करता है, मैग्नन सिम्टम प्रोड्यूस करता है, किसकी पॉइजनिंग से। पॉइजनिंग मतलब इनमें से क्या हम इतना ज्यादा यूज कर लेंगे जिसकी वजह से मैग्नन सिम्टम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर है कोकेन। तो थर्ड का आंसर है कोकेन। कोकेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कोकेन का जो जिनको कोकेन एडिक्टेड है, जो लोग जो बहुत ज्यादा कोकेन को कंज्यूम करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है एक वो इमेजिन क्रिएट करते हैं, है ना, एक इमेज बनाते हैं क्या, कि जिस टाइम वो कोकेन ले रहे हैं उस टाइम उनकी बॉडी में कुछ इस टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स भी जा रहे हैं एज अ पाउडर फॉर्म में या फिर एज अ फाइन सैंड फॉर्म में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चले गए हैं। तो उस सिम्टम को बोलते हैं मैग्नन्स सिम्टम। ठीक है, अब ये मैग्नन सिम्टम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग की बात करें, तो ना ऐसा लग रहा है कि कोकेन के बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से उस फला इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बॉडी के अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उन्हें लग रहा है कि रेत हमारी बॉडी के अंदर चला गया, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे कोई मिट्टी विट्टी या फिर कोई ऐसा मेटल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कोकेन यूज करते समय चला गया है, तो उस सिम्टम को बोलते हैं मैग्नन सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर किसी की बॉडी के अंदर लेड पॉइजनिंग हो जाए या फिर कोई बहुत ज्यादा लेड के एक्सपोजर में अगर बहुत ज्यादा है, तो हम उसको कौन सी एंटीडोट देंगे। एंटीडोट कहने का मतलब है उस लेड, अगर किसी को लेड की पॉइजनिंग हुई है तो उसके अगेंस्ट हम एकदम से एंटीडोट में क्या देंगे, उसके सोल्यूशन में क्या देंगे, उसके पॉइजनिंग को खत्म करने के लिए हम ऐसा क्या देंगे जिसकी वजह से जल्दी वो लेड पॉइजनिंग कम हो जाए बॉडी के अंदर। तो क्या हम देंगे, इस फोर्थ का आंसर है बी, ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड सैंपल को क्लॉटिंग होने से रोकता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करता है, बॉडी से बाहर निकालता है, और लेड को हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता है। कहने का मतलब एक्सक्रीट कर देता है हमारी बॉडी से, तुरंत के तुरंत बॉडी से हमारी क्या निकाल देता है, ये बाहर निकाल देता है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा जा सकता है कि लेड पॉइजनिंग हम एंटीडोट क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर है ईडीटीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल इज यूज इन द पॉइजनिंग ऑफ। जो बाल है, ठीक है, उसको हम किस पॉइजनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो बाल क्या है एक्चुअली, इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ठीक है,
ब्रिटिश एंटील्यूसाइड इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ, ये जो बाल है इसे हम किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं? अगर सिल्वर की पॉइजनिंग हो जाए, लेड की पॉइजनिंग हो जाए, फिर कैडमियम की पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, तो इन सबको हम किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? आप जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी की अगर हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है तो बाल को हम यूज करते हैं, और बाल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको याद रहना चाहिए, डाइमर कैप्रोल। ठीक है, और ये डाइमर कैप्रोल क्या है? एक ऑयली प्रिपरेशन है, एक कलरलेस ऑयली प्रिपरेशन है जो कि ट्रीट करती है आर्सेनिक, याद रखिएगा ये भी, आर्सेनिक, कॉपर, कॉपर भी सुना होगा आपने, मरकरी, मरकरी तो ऑप्शन में है ही, और गोल्ड। ठीक है, ये जो 4-5 हमारे हैवी मेटल्स हैं, इनकी अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो एज अ उसके ड्रग में हम क्या देंगे? बाल देंगे। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, और ड्रग है डाइमर कैप्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एक्सेप्ट, जो निम्नलिखित जो ड्रग्स दी गई हैं वो क्या कर रही हैं? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर रही हैं। ठीक है, हमारे स्टमक के थ्रू, हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के थ्रू जो एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है वो क्या कर रही है? कम कर रही है, ये जो ड्रग लिखी गई है इनमें से, लेकिन एक को छोड़कर। ठीक है, तो सिक्स का आंसर क्या है? सिक्स का आंसर है डी, सुकरालफेट। ओके, और क्योंकि सुक्रालफेट क्या कर रही है? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम नहीं करती है, ये क्या कर रही है? ये यूज हो रही है एज अ अल्सर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? सुक्रालफेट अल्सर के क्वांटिटी को, जो गैस्ट्रिक अल्सर है और जो डिओडिनल अल्सर है उसके क्वांटिटी को कम कर रही है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है किसका? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि जो सुक्रालफेट है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है ना? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, तो ये याद रखने वाली बात है कि सुक्रालफेट किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है सल्फेट डेरिवेटिव। सुक्रोज का कोई सल्फेट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, आई होप, कि जो सुक्रालफेट है वो रिड्यूस नहीं करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को। कौन नहीं करता है? सुक्रालफेट। और वो किसका कॉम्बिनेशन है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओमिप्राजोल इज ट्रू एक्सेप्ट, जो ओमिप्राजोल के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो सब ट्रू हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो क्या है? ओमिप्राजोल क्या नहीं करती है, क्या सही नहीं लिखा हुआ है? उसका आंसर है बी, कि इट्स बायोएबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय फूड। ओमिप्राजोल का एज सच फूड के प्रेजेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसकी बायोएबिलिटी पे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो फूड है वो इफेक्ट डालता है उसकी बायोएबिलिटी पे। ओके, क्योंकि ओमिप्राजोल नॉर्मली हम कब ले रहे हैं? खाली पेट ले रहे हैं, लेकिन अगर फूड के साथ ली जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो फूड की प्रेजेंस में जो बायोएबिलिटी है ओमिप्राजोल की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, फिर अफेक्ट होती है। अफेक्ट का मतलब कम ज्यादा जो भी है वो अंतर होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? बायोएबिलिटी का मतलब कि ड्रग कितना पहुंच पा रही है बॉडी के अंदर। तो फूड क्या करता है? जब भी ओमिप्राजोल के इंट्रैक्शन में आता है तो उसकी बायोएबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो सेवन का आंसर है बी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग एंटी एमेटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन द CTZ, जो जो नीचे दिए गए जो एंटी एमेटिक है, जो एंटी एमेटिक का मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, एमेटिक मतलब वॉमिटिंग। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग के अगेंस्ट काम करती है। तो जितनी भी यहाँ पर जो नीचे दी गई ड्रग है वो सारी की सारी क्या है? एंटी एमेटिक ड्रग है, लेकिन पूछा क्या गया है? द फॉलोइंग एंटी एमेटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर, ऐसी ड्रग या ऐसे एंटी एमेटिक ड्रग जो कि कहाँ, किसको किसको ब्लॉक कर रही है? D2 रिसेप्टर को। D2 मतलब डोपामीन रिसेप्टर जो है, डोपामीन 2 रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही है। कहाँ कहाँ पे जाके? हमारा CTZ में, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है,
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का मतलब है ये ऐसा जोन है हमारे ब्रेन में होता है जहां से स्टिमुलेट होती है वॉमिटिंग। यहीं से हमें नौजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, टायर्डनेस, फटीग, इस तरह टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो सीटीजेड जोन से होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सी ड्रग है जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है हमारे सीटीजेड में जाके। तो एट्थ का आंसर है सी, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरप्रोमाजीन क्या है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। और ये D2 रिसेप्टर, क्लोरप्रोमाजीन के बारे में हमने अभी कुछ वीडियो पहले ही पढ़ा था कि क्लोरप्रोमाजीन क्या है, हमारी ट्रैंकुलाइजर ड्रग है, एक सेडेटिव ड्रग है जो कि एंटी एमेटिक ड्रग की तरह भी काम करती है। और ये कौन सा डेरिवेटिव है, आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था, आप लिख के बता सकते हैं कि ये कौन सा डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। ठीक है, जो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव का एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन। और ये आपको भी, ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करते हैं सीसाप्राइड का, वो 5-HT एगोनिस्ट है। ओके, जो कि पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग की तरह काम करता है। डोमपेरिडोन क्या है, वो इंक्रीज करता है मूवमेंट एंड कॉन्ट्रेक्शन को हमारे स्टमक के अंदर। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वॉमिटिंग को। अगर किसी ड्रग की वजह से अगर अगर किसी ड्रग की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो ये इंक्रीज, अगर किसी अदर ड्रग की वजह से कोई अफेक्ट हुई हमारी बॉडी, तो ये क्या करती है, डोमपेडोन उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती है ताकि वो ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाए। ठीक है, मीटोक्लोप्रामाइड जो ड्रग है वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक एजेंट है। और ये क्या करती है, हमारे जो मूवमेंट है फूड का, वो हमारी बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है। फास्ट मतलब उसका उसको बहुत जल्दी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने, उसे डाइजेस्ट करने, फटाफट उसे बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो एट का आंसर है सी, क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो मोस्ट इफेक्टिव है। मोस्ट इफेक्टिव मतलब बहुत ज्यादा असरदार है फॉर द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मोशन सिकनेस क्या है। मान लीजिए कोई भी ट्रैवलिंग कर रहा है या फिर घूमने फिरने गया है, कहीं हिल स्टेशन पे गया है, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो पहाड़ों पे घूमने गए हैं, उसे घूम घूम के क्या हो जाता है, चक्कर आ जाता है ना। और उसे ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग आने वाली है, उसे थोड़ा सा अनईजी लगता है, उसको थोड़ा सा पेट में थोड़ा अनईजी लगता है। तो वो जो सिकनेस होती है, वो चलने फिरने की वजह से, घूमने फिरने की वजह से जो सिकनेस होती है, उसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में सबसे ज्यादा जो असरदार, अगर कोई ड्रग की बात की जा रही है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो सबसे ज्यादा असरदार है मोशन सिकनेस में। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, हायोसिन। ठीक है, और हायोसिन क्या है, ये आपको भी याद रहना चाहिए, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। हायोसिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि यूज की जाती है एमिसिस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एमिसिस मतलब वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। और क्लोरप्रोमाजीन अभी आपको बता ही दिया है, क्लोरप्रोमाजीन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, प्रोक्लोरपेराजीन जो ड्रग है वो D2 ब्लॉकर है। ठीक, हेलोपेरिडोल ये भी D2 ब्लॉकर है। ये सब ये सारी सारी ड्रग क्या है, एंटी एमेटिक ड्रग है, सारी एंटी एमेटिक ड्रग है। लेकिन हायोसिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ये भी एंटी एमेटिक ड्रग की तरह काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी ड्रग है मोशन सिकनेस में, हायोसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एमेटिक्स इंड्यूसेस द एक्शन ऑफ। जो एमेटिक्स हैं, जो वॉमिटिंग है, वो इंड्यूस हो रही है किसकी एक्शन की वजह से, स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजेड। जो सीटीजेड है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। सॉरी, लोकल इरिटेशन इन जीआईटी, या फिर जो हमारा जीआईटी है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहां पर हमें इरिटेशन हो रही है, थोड़ी सी अनईजी फील हो रहा है, थोड़ा सा हम थोड़ा अनहेल्दी जैसे फील कर रहे हैं हमारे जीआईटी की तरफ। या साइकोलॉजिकल है, जैसा बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे सामने मत बोल वरना मुझे भी ऐसा हो जाएगा। या फिर मैंने देख लिया है कुछ ऐसा कि कहीं वॉमिटिंग ऐसे पड़ी है तो मुझे कहीं इस टाइप का हो जाएगा कि मेरी साइकोलॉजी ऐसी बैठी कि यार अगर मैंने देख लिया तो मुझे, फिर मुझे भी हो जाएगी।
है ना? तो या फिर इस टाइप का है, तो एमेटिक इंड्यूसेस क्या इंड्यूस करती है, इनमें से सारे के सारे एक्शन इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, 11th क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टूमुलेंट्स परगेटिव एक्सेप्ट, जो ये जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो स्टूमुलेंट परगेटिव का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। अब परगेटिव्स क्या होते हैं, परगेटिव्स और लेक्सेटिव, यहाँ पर मुझे आपको दो चीज बतानी है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव, इनमें से कौन सी जो ऐसा एग्जांपल है जो कि परगेटिव का स्टिमुलेंट है, जो परगेटिव को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है, सिर्फ एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि स्टिमुलेंट नहीं है परगेटिव का। तो 11th का आंसर है ए, लैक्टुलोज। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो दो चीजें याद रखनी है कि लेग्जेटिव क्या है एंड सेकंड परगेटिव्स क्या है। देखिए लेग्जेटिव एंड परगेटिव जो दोनों के दोनों टाइप की जो कैटेगरी है वो दोनों यूज होती है हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्ज हो जाना। हम बोलते हैं ना कि हमारा पेट ऐसा लग रहा है जैसे जाम हो गया है, हम सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम कब्ज होना। तो कॉन्स्टिपेशन उस कैटेगरी को बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए हम यूज करते हैं लेग्जेटिव और परगेटिव। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, लेग्जेटिव यूज करते हैं अगर बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है, उसे सही करने के लिए हम यूज करेंगे तो लेग्जेटिव। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम परगेटिव। और उसमें हम ड्रग यूज करते हैं कौन सी, लैक्टुलोज। क्योंकि लैक्टुलोज क्या करता है, ये सारी की सारी जो ड्रग हैं ये परगेटिव टाइप की ड्रग है, लेकिन यहाँ पर लैक्टुलोज क्या है, वो लेग्जेटिव है। और ये जो लैक्टुलोज है ये बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। बाउल मूवमेंट मतलब हमारे पेट में जो मूवमेंट है, वो जो इस जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो जो भी फीकल भरा हुआ है, वो जो बाहर निकलना है उसके मूवमेंट को बढ़ा देगा, है ना? जो भी खाना गंदा है, जो भी उसमें इंटेस्टाइन में फंसा पड़ा है, उसको हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालने के लिए मदद कर देता है। और ये कितने घंटे के अंदर काम करता है, 24 to 48 आवर्स के अंदर बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। और लैक्टुलोज क्या है, हमारा एक लेग्जेटिव एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीटोक्लोरप्रोमाइड एक्सेप्ट, जो मीटोक्लोरप्रोमाइड है उसका इन सब में से एक एक्शन नहीं है। कौन सा? 12th का आंसर क्या है? 12th का आंसर है डी, 5-HT4 एंटागोनिज्म। क्योंकि ये जो 5-HT4 एंटागोनिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसे बढ़ा देता है। कहने का मतलब है जो 5-HT4 है, मीटोक्लोरप्रोमाइड क्या करता है, मीटोक्लोरप्रोमाइड डी2 पे भी, डी2 का एंटागोनिज्म है, डी2 को ब्लॉक करता है, 5-HT4 को एक्टिवेट करता है, ऑब्वियस बात है इसका एगोनिस्ट है। 5-HT3 को ब्लॉक करता है, लेकिन 5-HT4 का एंटागोनिस्ट नहीं है, क्योंकि 5-HT4 का ये क्या है, एगोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, 5-HT4 एंटागोनिस्ट। और 12th का आंसर है डी, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पेट को जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए मदद करता है, 5-HT4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is a stool softener that has no effect on fat soluble vitamin? इनमें से ऐसा कौन सा स्टूल सॉफ्टनर है जो कि जिसका कोई असर नहीं होता है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए? यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टूल सॉफ्टनर और फैट सॉल्युबल विटामिन। स्टूल सॉफ्टनर का मतलब है जो हमारी पूप है ना, कहने का मतलब जो पॉटी आ रही है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करता है, उसको इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करने वाली जो ड्रग्स होती हैं, उसे लेक्सेटिव परगेटिव बोल रहे हैं ना। और फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब है कि जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे कौन से हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं। कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उनके सब के साथ वहां पर वो डिपॉजिट रहता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टूल सॉफ्टनर है, ऐसे कौन सा लेक्सेटिव परगेटिव्स हैं जिनका फैट सॉल्युबल विटामिन पे ऐसा कोई असर नहीं होता है। तो 13th का आंसर है बी, डोक्यूसेट सोडियम। डोक्यूसेट सोडियम क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, लेकिन इसका फैट सॉल्युबल जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उन पे एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनेल ऑफ ओआरएस कंपोजिशन एक्सेप्ट। जितने भी यहाँ पर क्या दिया गया है, ओआरएस के कंपोजिशन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ओआरएस का कंपोजिशन नहीं है, एक रैशनल ओआरएस का कंपोजिशन नहीं है। तो वो कौन सा है? कि पहला ऑप्शन है इट इज आइसोटोनिक, बिल्कुल है, आइसोटोनिक होता है। ग्लूकोज फैसिलिटेट्स सोडियम एब्जॉर्प्शन, मे बी। इनफ इनफ पोटेशियम टू रेप्लेनिश लॉस इन लूज स्टूल। जो हमारा पोटेशियम है वो क्या करता है, लूज स्टूल के लिए उसको दोबारा से रिप्लेनिश कर देता है, उसको हटा देता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 14th का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो ओआरएस के कंपोजिशन है वो ये सारी की सारी चीजें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द हीलिंग duodenal ulcer, the usual duration of हिस्टामिन 2 ब्लॉकर थेरेपी इज। जो जो अगर किसी को डिओडिनल अल्सर है और अगर उसको हीलिंग करनी है, तो यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ H2 ब्लॉकर, अगर H2 ब्लॉकर दिया जा रहा है उस पर्सन को, ठीक है, तो वो कितने वीक्स में उसकी जो थेरेपी है वो चलेगी। ठीक है, ए बी सी डी, इसका आंसर है 15 का सी, 8 वीक्स तक उसकी थेरेपी चलेगी। और अगर बात करते हैं हम H2 ब्लॉकर्स की, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स की, तो आपने ड्रग का नाम सुना होगा, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, है ना, रोक्साटिडीन। तो ये जो कैटेगरी की ड्रग है ये है H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, और ये यूज की जाती है डिओडिनल अल्सर अल्सर के लिए। ठीक है, जो हमारे डिओडिनम, हमारी जो बॉडी का पार्ट है वहां पर यूज करते हैं, अगर वहां का अल्सर हो जाता है तो यूज करते हैं हम H2 ब्लॉकर थेरेपी। और जो उसकी थेरेपी कितने वीक तक चलती है, 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक चलती है उसकी थेरेपी। मतलब कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट जो है वो 8 वीक तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेनिटिडीन डिफर्स फ्रॉम सिमेटिडीन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। जो रेनिटिडीन है और सिमेटिडीन है वो एक दूसरे से अलग हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखा कि दोनों ही कैसे हैं, H2 ब्लॉकर हैं, तो सिमिलैरिटीज तो हमें यहाँ पे पता चल गई, लेकिन डिफरेंस क्या है, कि क्या है, ये लेस पोटेंट है, मतलब कहने का मतलब जो रेनिटिडीन है वो सिमेटिडीन से लेस पोटेंट है, कम असरदार है, या फिर इट इज शॉर्टर एक्टिंग, या फिर ये बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करती है, या फिर 16 का सी क्या है, इट डज नॉट हैव एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, या फिर ये जो एंड्रोजेनिक मतलब एडेनर्जी की बात हो रही है, या फिर ये जो एंड्रोजन्स है, सॉरी, एंड्रोजन्स की बात हो रही है, या फिर ये एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन रखता है। ठीक है, या फिर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मोर सीएनएस साइड इफेक्ट, या फिर ये प्रोड्यूस करता है सीएनएस में साइड इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो 16 का आंसर है सी, इट डज नॉट हैव एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है, और एंड्रोजन्स हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, एंड्रोजन्स इस टाइप के हार्मोन है जो कि क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे एडिनल ग्लैंड से। तो ये इट डज नॉट हैव एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, इसका किसी भी तरीके से एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं है। 17th क्वेश्चन, इन पेप्टिक अल्सर एंटासिड आर मोर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अगर पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन है तो एंटासिड को तो एंटासिड को आजकल सबसे पहले यूज किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ऐसी कंडीशन है कि अगर पेप्टिक अल्सर है, इन पेप्टिक अल्सर एंटासिड्स आर नाउ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो हम एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो कि एसिडिटी को कम करते हैं बॉडी के अंदर। तो एंटासिड्स यूज करे जाते हैं सबसे पहले किस चीज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किए जाते हैं, कब, जब पेप्टिक अल्सर है, लेकिन किस चीज के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए, अल्सर को हील करने के लिए, या फिर अगर अल्सर एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो गया उसे ठीक करने के लिए, या फिर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सर, या फिर जो अल्सर से ब्लीडिंग हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो 17 का आंसर है ए, प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। ठीक है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है और हम एंटासिड दे रहे हैं, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटासिड हम तब ऐसी कंडीशन में दे रहे हैं अगर किसी को पेप्टिक अल्सर के साथ साथ दर्द भी है, तो हम यूज करते हैं एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हिल जर्नी
एंटी मोशन सिकनेस ड्रग आर बेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट। अगर कोई अगर हिल की जर्नी पे गया है, कहने का मतलब है अगर पहाड़ों में कहीं हिल स्टेशन पे कहीं घूमने गया है, हिल हिल एरिया पे गया है, तो जो एंटी मोशन सिकनेस है, ताकि वो मोशन सिकनेस ना हो, ताकि उसे घबराहट ना हो, वॉमिटिंग ना हो, उसे नौजिया ना हो, उसे डिजीनेस ना हो, तो उस ड्रग को हम बेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट, उसे हम वो ड्रग कब देंगे? उसे 12 घंटे पहले देंगे जर्नी से पहले, मतलब जब भी हम ट्रैवल करेंगे उससे 12 घंटे पहले ड्रग देंगे, या फिर 1 घंटा पहले ड्रग देंगे जर्नी स्टार्ट होने से। कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, इमीडिएटली आफ्टर कमेंसिंग जर्नी, या फिर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे चलने के लिए स्टार्ट हुए, या फिर तब हम दवाई देंगे, या फिर एट द फर्स्ट फीलिंग ऑफ मोशन सिकनेस, या फिर जब उसे मोशन सिकनेस जैसी फीलिंग आ रही है हम तब ड्रग देंगे। तो 18 का आंसर है बी, 1 आवर बिफोर कमेंसिंग जर्नी। जब अगर कभी भी हमें कहीं जर्नी पे जाना है और किसी को मोशन सिकनेस जैसी कंडीशन है, तो उसे कब दवाई लेनी चाहिए? इसका आंसर है बी, 1 घंटा पहले शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे जिस टाइम वो हिल एरिया में पहुंचे। 19th क्वेश्चन, विच वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सा, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का? तो 19 का आंसर है ए, ओमिप्राजोल। और ओमिप्राजोल क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। जब हम पेप्टिक अल्सर की ड्रग पढ़ते हैं तो वहां पर ओमिप्राजोल क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ठीक है। मीजोप्रोस्टोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। रेनिटिडीन क्या है? हिस्टामिन टू, एंटी एंटी हिस्टामिन है। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एसिड रिलेटेड डिजीज इन प्रेगनेंसी? अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है और उसको कंडीशन क्या हो रही है, उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी जैसी कंडीशन हो रही है, तो उसमें हमें सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? विच ड्रग इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एसिड रिलेटेड डिजीज इन प्रेगनेंसी? कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर उसे एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट में हम इन चारों में से कौन सी ड्रग देंगे? तो 20 का आंसर है सुकरालफेट। ठीक है। सुकरालफेट क्यों? क्योंकि क्या है, एक तरीके से अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है, जो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हार्म नहीं करती है। ठीक है। तो 20 का आंसर है ए, सुकरालफेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एंटासिड है, लेकिन ये नॉन सिस्टमिक ड्रग्स हैं। सिस्टमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, तो हो सकता है उसे और ज्यादा दर्द होने लगे, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। लेकिन जो सुकरालफेट है वो हम सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि तुरंत की तुरंत एसिडिटी तुरंत की तुरंत कंट्रोल हो जाए और लंबे टाइम तक हमें ये ड्रग फिर देनी ना पड़े, किसी भी टाइप की ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ मेट्रोनिडाजोल? मेट्रोनिडाजोल का सबसे कम अगर साइड इफेक्ट देखा जाए तो इनमें से कौन सा है? 21 का आंसर है एनोरेक्सिया, मेटालिक टेस्ट, ग्लोसाइटिस या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो अगर सबसे कम कोई अगर साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है मेट्रोनिडाजोल से, तो वो मिलता है ग्लोसाइटिस। ठीक है। और मेट्रोनिडाजोल कौन सी कैटेगरी ड्रग है? आपको पता होगा। ये भी क्या है? ये एंटी अल्सर है ना, एक तरीके से हम यूज करते हैं एंटासिड्स के लिए। जो कि कहाँ काम करती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये ड्रग क्या है? एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग है। कैटेगरी का नाम है एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग, बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली। एंड ये क्या करता है? इस बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो अल्सर जैसी कंडीशन हो रही है वो कंडीशन ना हो। मेट्रोनिडाजोल क्या करती है? इस बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है। और उसका सबसे कम साइड इफेक्ट क्या है? ग्लोसाइटिस। अब ग्लोसाइटिस का क्या मतलब है? जो हमारी जो जीभ है, जो हमारे होंठ हैं, वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा ऐसे सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। अब आप ऐसे समझिए, अगर हमारे होंठ सूज जाएंगे, हमारी जीभ सूज जाएगी, तो वहां पे क्या होता है? एक एक सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा बन जाता है, लार का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वहां की, वो थोड़ी शाइनी करती है, ग्लॉस, है ना। लड़कियां लगाती है ना कि वो लिप ग्लॉस लगा रही है, क्यों लगा रही है? ताकि वो जो लिप्स में वो शाइनिंग आ जाए, है ना। तो ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है? कि जो
हमारी टंग है, जो हमारे लिप्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो सलाइवा का सिक्रीशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे कम इफ साइड इफेक्ट मेट्रोनिडाजोल का क्या है, ग्लोसाइटिस। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, जो हमारी भूख है वो भूख में कमी को बोलते हैं हम एनोरेक्सिया। मेटालिक टेस्ट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम, कभी आपने लोहा अगर टेस्ट किया होगा, आयरन को अगर टेस्ट किया होगा, या फिर अब कभी कॉइन अगर अपने टंग पे रखा होगा, अगर कॉइन को हमने कभी ऐसे टेस्ट करने की कोशिश की होगी, तो जो हल्का सा टेस्ट आता है ना, उसे बोलते हैं मेटालिक टेस्ट। एब्डोमिनल क्रैम्प हमारे ऐसा लगेगा कि जो एब्डोमन कैविटी है वहां पर क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द उठ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देगा। मेट्रोनिडाजोल क्या करता है, ग्लोसाइटिस करता है। सबसे स्टार्टिंग, सबसे कम साइड इफेक्ट की तरह अगर देखा जाए तो ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनी सिट्रॉन इज जो ग्रेनी सिट्रॉन है, ग्रेनी सिट्रॉन एक ड्रग का नाम है। ठीक है, ग्रेनी सिट्रॉन क्या करती है, ये 5-HT3 का एंटागनिस्ट है। ठीक है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट है, और ये जो ड्रग है ये क्या करती है, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है, ड्रग फॉर फॉर पेप्टिक अल्सर है, या फिर एंटी एमेटिक फॉर कैंसर कीमोथेरेपी है, या फिर न्यू एंटी अरिथमिक ड्रग है। तो इन चारों में से 22 का आंसर है सी, एंटी एमेटिक फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। देखिए, जिस टाइम की कोई पेशेंट जिसको कैंसर है और उसकी क्या चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा वो एक्सपोजर में रहता है। एक्सपोजर मतलब कांटेक्ट में रहता है किसके, रेडिएशंस के, है ना। रेडिएशन से ही तो चलती है कीमोथेरेपी। रेज आती हैं और कीमोथेरेपी चलती है, इंजेक्शन लग रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है उसकी बॉडी किसके किसके लिए, रेडिएशंस के लिए। तो हो सकता है इस रेडिएशन की वजह से उसे क्या हो रही हो, वॉमिटिंग आ रही हो, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही हो। तो हम यूज करते हैं ग्रैनी सिट्रॉन। वो क्या करती है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको एंटी एमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एंटी एमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करेगी, 5-HT3 एंटागनिस्ट की तरह मैकेनिज्म काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ऑनडेन सिट्रोन इज इफेक्टिव इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉमिटिंग। जो ऑनडेन सिट्रोन है वो निम्नलिखित में से सब में इफेक्टिव है। तो कौन सा इफेक्टिव है, सिस्प्लाटिन इंड्यूस करता है, ठीक है, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड में यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव में यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव में यूज करते हैं। तो 23 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑनडेन सिट्रोन को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड थेरेपी में यूज कर सकते हैं। सिस्प्लाटिन मतलब एंटी कैंसर ड्रग की जब थेरेपी चलती है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेशन में यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के बाद, और या फिर सभी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परकेटिव अंडरगोज एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन टू प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग एक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा परकेटिव है जो कि हिपैटिक सर्कुलेशन में काम करता है, प्रोड्यूस करता है, एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन की तरह काम करता है, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके प्रोलॉन्ग एक्शन। डोक्यूसेट में, फिनोप्थलीन में, कैस्टर ऑयल में, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट में। तो इसका आंसर है 24 का बी, फिनोप्थलीन हम यूज करते हैं एज अ परगेटिव, जो कि कहा एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन की में काम करता है, ताकि बहुत लंबे टाइम तक हमें इसका एज अ परगेटिव एक्शन मिल सके। ठीक है, एंटीरो हिपैटिक का मतलब है कि जो सबसे पहले हमारे जो लीवर से बाइल में मॉलिक्यूल जाते हैं और फिर वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वो फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से कहाँ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं। और ये जो फिनोप्थलीन है, इसका कम से कम 4 दिन तक इसका एक्शन बॉडी के अंदर रहता है, बजाय इन सब के। ठीक है, तो ये इसका प्रोलॉन्ग एक्शन है जो कि एंटरहिपैटिक सर्कुलेशन की में काम करता है और एज अ परगेटिव भी काम करता है, इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सेलेक्ट द परगेटिव दैट शुड नॉट बी टेकन एट बेड टाइम। ऐसा परगेटिव जो कि हमें बेड टाइम पे नहीं देना है, बेड टाइम मतलब सोते टाइम हमें नहीं लेना है, ऐसा परगेटिव। तो 25 का आंसर क्या है, 25 का आंसर है ए, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को हम बेड टाइम पे नहीं लेंगे, मतलब सोते समय हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
The new formula WHO-ORS differ from the older standard formula WHO-ORS in the following respect। कहने का मतलब है जो नया वाला जो फॉर्मूला आया है WHO ने जो दिया है ORS का वो डिफरेंट है पुराने वाले WHO-ORS ने जो दिया था। कहने का मतलब जो पुराने वाला ORS है वो नए वाले से किस तरीके से डिफरेंट है अलग कैसे है, नए और पुराने में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्या है, इट हैज लोअर सोडियम आयन एंड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। इसके अंदर क्या सोडियम आयंस कम है और ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम है, या फिर इट हैज हायर पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन, या फिर इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है, या फिर इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्ट नहीं है, या फिर बोथ बी एंड सी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन है पोटेशियम आयन की और इसके अंदर कोई बेसिक सॉल्ट नहीं है। तो 26 का आंसर है ए। जो नया वाला फॉर्मूला आया है ओआरएस के लिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो 26 का आंसर है कि जो नया वाला फॉर्मूला आया है डब्ल्यूएचओ ओआरएस के लिए दिया है उसमें क्या है, लो कंसेंट्रेशन है सोडियम की और ग्लूकोज की। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे देश में और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो डायबिटिक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम कर दी गई है। और भी रीजन है लेकिन मेन रीजन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम डायरिया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हैज बीन एम्प्लॉयड इन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि डायरिया में तो हम यूज कर ही रहे हैं, जिस टाइम लूज मोशन चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम नॉर्मली तो हम यूज करते ही हैं ओआरएस, है ना। लेकिन जो ये ओआरएस है ये हम यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई तब हम यूज करते हैं, या अगर कोई बहुत ज्यादा जल गया है हम तब यूज करते हैं, या फिर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक का मतलब हम बोलते हैं कि बहुत देर तक धूप में रहने की वजह से हम बोलते हैं उमस, उमस नहीं क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड है उसके लिए कि बहुत ज्यादा धूप में लू लग गई, लू लग गई बोलते हैं ना। हाँ, तो लू लग गई इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक, कि धूप में बहुत ज्यादा ऐसी तपिश वाली धूप चल रही है और हम धूप में इस तरीके से पहुंच गए कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, हमारी बॉडी का जो अंदर जो हाइड्रेशन था वो बिल्कुल सूख गया है। तो हमें ऐसी कंडीशन में देंगे, या फिर बोथ बी एंड सी, बर्न केसेस में या फिर और हीट स्ट्रोक में। तो इसका आंसर क्या है, 27 का आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेल्प करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्लास में दोबारा से। जी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। विनय कुशवाहा। जी मैडम। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो। कुछ टॉपिक से रिलेटेड पूछना है आपको आज के टॉपिक से। कुछ नहीं मैडम। अच्छा, संजय कुमार। विक्रांत। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो विक्रांत। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो, राजकुमार। नथिंग नथिंग मैम। ओके। WWW। देखिए आपको पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज अगर नहीं बोल रहे हैं, मैं इतने सारे को हैंड रेज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ लेकिन कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा है तो फिर मैं एंड कर दूंगी लाइव। अगर पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए। हेलो।
मुझे लगता है किसी को कुछ नहीं पूछना है, बस परेशान हो भी रहे हैं और परेशान कर भी रहे हैं, है ना? पुनीत शर्मा। फोन नहीं, वो अपने आप ही सुभाष हैंड रेस। सुभाष। वर्मा। हेलो जी बोलिए सुभाष। मैम, ये दो तीन क्वेश्चन आपने बताए थे तो इसमें मैम कुछ डाउट था मुझे। जैसे एक आपने वर्ड बोला था, व्हाट इज द सीएनएस साइड इफेक्ट। ये सीएनएस साइड इफेक्ट क्या होता है मैम? कौन सा? सीएनएस साइड इफेक्ट। सीएनएस साइड इफेक्ट? सीएनएस कैपिटल सी हाँ मैम। कैपिटल एन कैपिटल एस। यस मैम, यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट। मैम। हाँ, इसमें इससे रिलेटेड कौन से साइड इफेक्ट आएंगे मैम? सीएनएस साइड इफेक्ट ये देखो, आप जो हमने पिछले लाइव वीडियोस हमने पढ़ी हैं, उसमें जितने भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए या बहुत ज्यादा कम हो गए तो उसकी वजह से ट्रीमर इफेक्ट आ सकते हैं, है ना? और ट्रीमर इफेक्ट होने की वजह से सीटीजेड स्टिमुलेट हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको डिजीनेस कॉज हो सकती है। ये साइड इफेक्ट्स हैं। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन आपने बोला था, मैग्नीशियम सल्फेट जो है बेड टाइम पे नहीं ले सकते हैं आप। हाँ जी। तो इसका मैम क्या रीजन होता है कि बेड टाइम पे क्यों नहीं ले सकते? देखिए हमारी बॉडी में ना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक तो आप समझते होंगे ना? नो मैम। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है, जैसे अंधेरा हो गया तो हमें ऐसा लगता है ना कि अच्छा ठीक है अंधेरा हो गया, अब हमें सो जाना चाहिए, अब नींद आ गई है। तो इसी तरीके से जो दिन में जो हमारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है। और जो रात की अगर हम बात करें तो वो उसका एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट नहीं हो पाता, उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता। अच्छा, इस वजह हाँ, से। इस वजह से। और मैम ये एक माइनर डिफरेंस, वैसे सेम होते हैं लग्जेटिव और परगेटिव, तो हाँ इसमें कोई बेसिक डिफरेंस होता है लग्जेटिव और परगेटिव में? हाँ, बताया ना मैंने कि अगर हम लेक्सेटिव तब देते हैं जब बहुत ज्यादा ऐसे कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा बहुत हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ऐसे तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत हमें दिक्कत हो रही है लेकिन मैम तो इसके ड्रग्स तो लगभग लगभग सेम होते हैं। लेकिन हाँ, दोनों का काम है स्टूल को सॉफ्ट करना, हमारी बॉडी से उस कंटेंट को बाहर निकालना, जल्दी से हाँ कॉन्स्टिपेशन मैम, को रिमूव करना। ये तो मैम परगेटिव का भी होता है, लग्जेटिव का भी होता है, तो हाँ, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट यही तो बता रही हूँ। देखिए अगर एक कॉन्स्टिपेशन ही हो रहा है कि भाई थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी कब्ज है, एक हम्म। हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक चल रहा है, महीने हो गए, अब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ऐसे सीरियस कंडीशन हो गई है, तो हम यूज करते हैं, फिर लार्ज डोज करेंगे ना, फिर उसे बोलते हैं परगेटिव। मैम बट मतलब जो इस समय मॉडर्न थेरेपी चल रही है उसमें मैम लग्जेटिव की मतलब डोज बार अलग करके उसमें दे सकते हैं लॉन्ग टाइम के कॉन्स्टिपेशन में भी। अब तो हाँ लग्जेटिव भी लॉन्ग टाइम क्रॉनिक हाँ कॉन्स्टिपेशन में यूज हो हाँ, रहा है। तो वो हाँ, और ऑब्वियस है, लेकिन वो जो लेग्जेटिव है वो किसकी तरह काम करेगा, फिर वो परगेटिव की तरह काम करेगा, तो क्योंकि वो दोनों। एज अ पॉजिटिव वर्क करे। हाँ, अच्छा, और ये मैम एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जो एंड देखिए, जो भी ड्रग किसी रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, कोई भी जो ड्रग अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है वो उसका एगोनिस्ट है। ठीक है। ओके मैम। और उसी रिसेप्टर को वो एगोनिस्ट जब आता है, तो अगर वो एगोनिस्ट उस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है और हमें उस एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करना है, तो हम यूज करते हैं फिर एंटागनिस्ट, जो कि उसी रिसेप्टर पे काम करते हैं जहां पे एगोनिस्ट बाइंड होते हैं। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। हाँ। ठीक है मैम, बस यही डाउट थे। ओके। थैंक यू मैम। ओके। हिमांशु मिश्रा। चलिए तो ठीक है, मुझे लगता है आज का सेशन हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अच्छा है, आप ऑप्शंस लिख रहे हैं, आप साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, और हाँ आपकी डेट बहुत जल्द आ गई है तो आप मेहनत करते रहिए, और जल्द ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको, सच में मैं बोल रही हूँ, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। नॉट इन
सिर्फ फार्माकोलॉजी के अंदर नहीं है, जितने भी साल आपके सब्जेक्ट हो रहे हैं सब में आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और ये डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। बुक से पढ़िए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेट पे सर्च कीजिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। जितना टाइम आप पढ़ाई में ज्यादा देंगे, आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे सिलेक्शन होने के लिए। जी लालू प्रसाद। हेलो। जी बोलिए। हेलो। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। मैम आवाज नहीं रही मैम। हमको पीडीएफ चाहिए था, जैसे मेन इम्पोर्टेंट पेपर मेरा आ गया है, तो मैम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम्म। उसका पीडीएफ चाहिए था मैम। इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कोई चीज इम्पोर्टेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है सभी चीज इम्पोर्टेंट होती जी जी। है ना? नहीं, अगर हम जैसे आप बोलो। जैसे मैम पेपर में जो मतलब आने की संभावना लग रहा है मैम। जी। ये क्वेश्चन ही ना मुझे बिल्कुल गलत लगता है, ये पूछना ही मुझे बहुत ज्यादा गलत लगता है। इसका मैं आपको ऐसे ऐसे गलत नहीं कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। वो नहीं इसलिए नहीं, ना, जैसे अगर समय कम है तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत कर रही हूँ। देखिए, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो हो सकता है बना दें, अभी ऐसा कुछ मुझे अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा कुछ सीरीज चलने वाली है। लेकिन हाँ देखिए, क्योंकि जो मेरे बिहाफ पे इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है जो वहां पर जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है वो उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो। हर पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, है ना? जी लेकिन पढ़ना तो आपको सारा ही है, डिप्लोमा के जी बेस पे ही आएगा। आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों चीजें पढ़ी हैं, तो जी आपके चांसेस हैं उसमें क्वेश्चंस के याद रखने के। जी और वही क्वेश्चन हम रिपीट करवा रहे हैं, हुआ तो आपका जी सब कुछ है ही ऑलरेडी। तो पैनिक मत होइए आप, हड़बड़ी में ऐसा ना हो कि आप जो चीजें याद है ना वो चीज भी भूल जाइए, भूल जी जाएंगे। तो जो चीजें याद है उनसे अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे बुक से पढ़ना हो, उसको उसको बस पढ़ो। पैनिक जी होके नहीं कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। जी ठीक है, होना चाहिए सिलेक्शन, लेकिन उसको पढ़ो। पैनिक हो जी जाएंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। और जी इम्पोर्टेंट तो होता ही नहीं ना कुछ भी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो। जी। हाँ। थैंक ओके। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मतलब इतना जल्दी पेपर हो रहा है तो टाइम तो है नहीं हम लोग के पास, तो मैम अगर पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड करा दे तो सही था। आपको मिलेगा, आपको आपको अगर नोटिफिकेशन मिला होगा तो आपको पीडीएफ पीपीटी की सब ये चीज आपको मिलेगा, आप परेशान मत होइए। और क्वेश्चन। एकदम से पेपर नहीं आया है ये, देखिए किस चीज की वैकेंसी निकली है, किस, यूपीएनएचएम। है ना, एनएचएम की वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट के लिए। किस चीज को लेके निकली है, कौन से मतलब किस कोर्स के लिए निकली है? डी फार्म के लिए निकली है ना, और डी फार्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जी मैम। है ना? तो जब हम डी फार्म पढ़ चुके तो हम डरे क्यों, किस बात का डरना, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, बस वो तो रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं, चीज़ें सही है, लेकिन मैम पीडीएफ मिल जाता तो जल्दी रिवाइज हो जाता, क्योंकि मैम जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आएंगे वो तो क्लास चल ही नहीं रही है। वो सर से मैंने, क्लास, आपको नोटिफिकेशन अगर मिला होगा तो सर ने बताया होगा कि क्लासेस चलेंगी। मैम इसी जगह हो पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए अगर मैम अगर पीडीएफ मिल जाता तो सही था। तो पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं बोल रही हूँ ना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ सर ने सेंड भी की है शायद। जी मैम, मतलब अगर एक एक हजार या मतलब 1,000 के एमसीक्यू कुछ अगर होते तो ओवरऑल मतलब सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाते, पीडीएफ से पढ़ लेना ज़्यादा आसान हो जाता मैम, क्योंकि टाइम कम है, इतनी जल्दी मतलब आ गया है डेट। हाँ वो चीज तो हम भी सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी आ गई है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। जो हमसे पॉसिबल होगा हम वो हर चीज करेंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी देंगे आपको, पीपीटी की जो पीडीएफ है वो भी देंगे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप बस पैनिक मत होइए, वो पैनिक होना आपको बहुत परेशान हो जाओगे आप। जी मैम। मैम मतलब ऐसे तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हेलो। हेलो। जी उदित जी। हाँ, एक्चुअली जो स्टूडेंट बोल रहे हैं पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ टोटल अपलोड है कोर्स कंटेंट में। सुन लीजिए सभी। हमने अभी अभी एक वीडियोज बना करके बताया है कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज पीडीएफ अपलोड है कोर्स कंटेंट में। हम्म। और
इसके साथ साथ जो आप लोग क्लास ले रही हैं एमसीक्यू का, ये एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, अगेन टेस्ट के फॉर्मेट में भी, ताकि वो क्विज का प्रैक्टिस भी कर सके। हम्म कोर्स कंटेंट पे क्लिक करके देखें, और मैं एक लाइव आकर के भी बताया भी हूँ स्क्रीन शेयर करके कि हम्म कोर्स को कैसे आपको देखना है, कोर्स कंटेंट को या लाइव क्लास को या एमसीक्यू क्विज को या पीडीएफ को। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उन्हें, बाकी कंटेंट हमारी तरफ से टोटल एड है। हाँ, वही मैं भी कह रही हूँ कि वो नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिल रहा है कि पीडीएफ ऐड है, पीपीटी ऐड है, वीडियोस ऐड है। सारा चीजें ऐड है वहां पे, हमने लाइव आकर के भी बताया था थोड़ा सा लेट हम्म पहले, आप गाँव में लाइव में तो है वो। हम्म, ठीक है। ठीक है। अभी मिथिलेश सर की भी क्लास चलने वाली है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। तो क्लास लें, और क्लास हम देने के लिए तो तैयार हैं ही, आप लोग तो तैयार हैं ही। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये सब तैयार हैं पढ़ने के लिए। हाँ, तो अभी 10 से 11 फिर से क्लास चलने वाली है, तो कि बच्चा को जाना नहीं है, क्लास अटेंड करना है। ठीक है, तो सबने सुन ही लिया होगा और मैं लीव कर रही हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।